हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद पीकेबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम VLDA HAU 6 ईयर प्रोग्राम और PAU 6 ईयर प्रोग्राम जो है AAT उनकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स चल रही थी जो अपनी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, वही करने वाले हैं फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ यार गाइज, अपना एक टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया है और उसका मेन मोटिव यही है कि आपको इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस वगैरह या फिर स्टडी मटेरियल हम कह सकते हैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक से उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए यार गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग विद पीकेबी। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि करंट जो है उसको आई से हम डिनोट करते हैं और एम्पियर उसकी SI यूनिट है। ठीक है, सही से लिख देता हूँ मैं एक बार। आई से करंट को डिनोट करते हैं, उसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट या फिर V से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होगा। तो गाइस यार, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे हम करंट मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एक वायर है या फिर कंडक्टर है। इसके अंदर हमें करंट का पता नहीं है भी कितना करंट है, तो इसके अंदर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये होता है गाइस यार एमीटर। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एमीटर से जो है करंट को मेजर किया जाता है किसी भी कंडक्टर या फिर वायर के अंदर। अगर हमें करंट मेजर करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है I = 4A, यानी कि करंट क्या है, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर है करंट, लेकिन इसको मेजर करने के लिए इस वायर के अंदर अगर 4 एम्पियर करंट है तो हमें डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा। मेजर करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट से। इसी तरह हमें पोटेंशियल डिफरेंस का भी इसके अंदर नहीं पता, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक होता है V, जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और ये एम मीटर होता है जो करंट को मेजर करता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद यार गाइज एक आता है ओम्स लॉ। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया भी है। और ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है यार गाइज, बहुत ही सिंपल है। मैंने अब जैसा कि आपको बताया कि एक कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्टर या फिर वायर, इसके अंदर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या मतलब है यार गाइस, कि सेम रहेगा ना। तो टेम्परेचर को ज़्यादा करना है ना कम करना है। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है यार गाइस, टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो करंट जो है वो डायरेक्टली, सॉरी वोल्टेज, एक ही बात है वैसे, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के। यानी कि ये V है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर इसको कम करेंगे तो ये भी कम होगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर ये है कि टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, या फिर करंट जो I से हम डिनोट करते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर साइन हटा रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी का, तो इसको कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर R एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो V = RI एक फॉर्मूला बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ओम्स लॉ है ये। और यहाँ पर R जो है ये है रेजिस्टेंस, जो कांस्टेंट है ना ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं, V = RI है। अगर रेजिस्टेंस क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो R इधर ही रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा V/I, यानी कि R = V/I। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब R जो है रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर जो दिया गया है इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो ये भी बता देता हूँ। SI यूनिट होती है गाइज यार इसकी ओम। ओम्स लॉ है तो इसकी SI यूनिट भी ओम होती है, और ओम का साइन ये होता है इस तरह से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, SI यूनिट है इसकी ओम। और 1 ओम किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए वोल्ट है। V को हम वोल्ट लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम्पियर। तो ये हो जाएगा, या फिर A भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इसकी आपको ध्यान रखनी है कि जिस तरह से हम करंट को एमीटर में मेजर करे थे, उसी तरह रेजिस्टेंस को जो है हम ओम में मेजर करें, जैसे कि 4 ओम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। 4 ओम ये है SI यूनिट, तो इसके अंदर हम इसको मेजर करने वाले हैं।
अभी यार रेजिस्टेंस होती क्या है एक्चुअल में, तो रेजिस्टेंस यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। रेजिस्टेंस यार कोई भी कंडक्टर है, जैसे ये एक कंडक्टर हम मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब चार्ज कब मतलब करंट कब बनता है, करंट इज प्रोड्यूस्ड या फिर कॉज्ड व्हेन चार्ज फ्लोज। तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि चार्ज जब फ्लो होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा, चार्ज जब फ्लो होगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि इसके अंदर अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, ये जो है ग्रीन वाले, ये आप समझ लीजिए कि चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक मैं ये ब्लैक मार्कर से आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ न कुछ एटम्स भी तो होंगे ना इस कंडक्टर कंडक्टर के अंदर कुछ न कुछ एटम्स भी होंगे। तो एटम क्या है, इसके अंदर बाधा बन रहे हैं, यानी कि इसको फ्लो होने में थोड़ी परेशानी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम नदियों की बात करते हैं या फिर रिवर्स होती है हमारे, कैनल होती है, जो भी इस तरह से उनके अंदर पानी जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जब ब्रिजेज आते हैं, ब्रिज होती हैं, तो उनके अंदर वो बीच में बने होते हैं इस तरह से बड़े बड़े। तो उसके ऊपर जिसके ऊपर ब्रिज को खड़ा किया जाता है, तो वो बड़े 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 बने होते हैं ना गाइज यार, तो वो पानी के अंदर दिक्कत क्रिएट करते हैं। पानी के फ्लो को तो नहीं रोक पाते हैं वो, लेकिन दिक्कत क्रिएट करते हैं, पानी को इधर उधर से होके जाना पड़ता है, निकल जाता है पानी। उसी तरह चार्ज भी फ्लो तो कर जाता है, लेकिन जो एटम्स होते हैं वो दिक्कत क्रिएट करते हैं, और यही दिक्कत क्रिएट करते हैं, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ इसके अंदर बाधा बन रही है, करंट को या फिर चार्ज को फ्लो होने में रोक रही है, उसी को रेजिस्टेंस बोलेंगे। वही रेजिस्टेंस होती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस को हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा देंगे इसके अंदर, तो करंट क्या है या फिर चार्ज जो फ्लो नहीं होगा, फ्लो होगा तब करंट अपने आप कम हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। अभी करंट रेजिस्टेंस जो है वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर है, तो पहला तो है यार गाइज वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल हम कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि एक तो है कॉपर की वायर, एक है आयरन की वायर, तो दोनों के अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस होगा यार। इसके अंदर कम होता है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम फ्लो करेगा। यानी कि मटेरियल या फिर नेचर ऑफ मटेरियल यहाँ पे लिखते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि कॉपर का वायर है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, आयरन का है तो रेजिस्टेंस थोड़ा कॉपर से ज़्यादा होता है तो करंट कम फ्लो करेगा। यानी कि पहला तो नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा बात करते हैं यार लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना लंबा होगा कंडक्टर उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, वो भी आपको बताऊंगा किस तरह से। लेंथ को हम शॉर्ट में एल भी लिख सकते हैं। थर्ड यार क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है एक, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको हम ए भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे कि ये एक वायर है, अगर इसको हम साइड से देखते हैं यहाँ से, तो ये जो एरिया है ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, सबसे पहले लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो आर जो है रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यानी कि अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे, जितना इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे कि ये सपोज कीजिए एक मेटल है, अगर हम इसको दोनों तरफ से पकड़ के स्प्रेड कर दें या फिर खींच दें हम कहते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरह से पतला हो जाएगा। जैसे रबड़ नहीं हो जाता, रबड़ पतला हो जाता है, जिसको जैसे स्प्रेड करते हैं इसी तरह ये पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो इसके अंदर यार जब चार्ज फ्लो होगा तो यहाँ पर बीच में पड़े एटम्स जो है वो दिक्कत क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जब चार्ज फ्लो होगा तो मतलब आपको यहाँ पर एरिया ज़्यादा दिख रहा है, चार्ज फ्लो होगा तो इजीली फ्लो हो जाएगा। जितना पतला होता जाएगा उतना चार्ज कम फ्लो होगा, तो यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा जैसे लेंथ बढ़ाएंगे। और एरिया है यहाँ पर इस ये होता है गाइस यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये चीज़ है ये इतनी है। अगर हम इसको बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना बड़ा कर दें, यानी कि इसका डबल कर दें, इतना बड़ा हो जाएगा,
ये देखिए यार गाइस, अगर इतना बड़ा कर दें, यानी कि जितना बड़ा होता जाएगा ये चीज़ होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, ठीक है। तो इसके अंदर से चार्ज पास होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसको बढ़ा दें, इसको इतना कर दें, इतना करने के बाद यार गाइस ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो आप समझ सकते हैं चार्ज इजीली फ्लो होगा। चार्ज इजीली फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस जैसे ही एरिया जैसे ही बढ़ेगा ना तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है। इसके अंदर लेंथ बढ़ रही थी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रही थी, इसके अंदर उल्टा है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली का तो मैंने आपको बता दिया, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या फिर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये चीज़ होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और चौथा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है यार गाइज, और टेम्परेचर भी किस तरह से डिपेंड करता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल रही है, एक तो मिल रहा है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ के, और एक मिल रहा है आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इन दोनों को मिलाकर हम ये लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे और L/a, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो है इस साइन को भी हम हटा सकते हैं। हटाकर अगर इक्वल लगाते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इसको हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम रो बोलते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा R इज इक्वल टू रो L/a, और ये जो रो है इसको बोला जाएगा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग है, इसको रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। और ये फॉर्मूला है, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस यार, इधर ए जो है डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और एल क्या है इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। ये रो ऐसे की ऐसे रह गया, उधर आर ऐसे की ऐसे रह गया, ए ऊपर चला गया R इंटू ए, और L है इधर नीचे आ गया। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रेजिस्टिविटी का। अब आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हेन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टिविटी ये है, रेजिस्टेंस ये है, ये दोनों इक्वल कब होंगे? इक्वल तभी होंगे ना जब ए और एल दोनों चीज़ें 1 हो जाए। ये दोनों 1 होगी तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख देंगे R इंटू 1/1 का कोई असर नहीं है, तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं R और रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज़ें थी यार आज की वीडियो में। बाकी थोड़ी बुक भी मैं देख लेता हूँ, उसके अंदर कुछ रह गया हो तो वो भी बता देंगे आपको। तो गाइज यार यही था, बाकी इससे रिलेटेड कुछ सम हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आपको ग्रुप के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द ही अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं ध्यान